सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक बेसिक सैंपल क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी से। देखो इस पेपर का सेक्शन ए पूरा अच्छे से हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सेक्शन बी में। और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन है, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, उसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है 21 और ये कह रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के will the following pair of linear equation have infinite many solution। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये कह रहा है कि भैया k की वैल्यू क्या होगी कि अगर हम लोग k की वैल्यू ऐसी रख दे जिससे हमारी ये जो इक्वेशन दिख रही है ना ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई क्या कह रहा है क्वेश्चन ने कहा है कि k की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे हमारे ये दोनों इक्वेशन इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन कब होता है। जब हमें ये पता होगा तब हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए हमें पता है कि जब हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा, तब ये हमारा इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें इक्वेशन दी गई है kx प्लस 3y और यहाँ पर है माइनस k, यहाँ कर दिया हमने प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये दी गई है। और हमें दिया गया है 12x प्लस ky और यहाँ कर दिया माइनस k इक्वल्स टू कर दिया हमने 0, ये हमें इक्वेशन दी गई है। अब इसमें हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। अगर हम लोग इसकी बात करें इस इक्वेशन की, तो इसमें a क्या होगा, a1 क्या होगा, इसमें a1 होगा यहाँ पर k, यही होगा ना। और a2 की बात करें तो a2 हमारा इसमें आ जाएगा, तो a2 हो जाएगा हमारे पास 12। और यहाँ पर b1 की बात करें तो b1 क्या हो जाएगा 3 और इसके b2 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास k। c1 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास k और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस भी है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये देखो माइनस में है ना ये। अब देखो यहाँ पर ना ओके, और यहाँ पर हमारे पास ओके अगर माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे तो इसे हम लोग माइनस का रखेंगे। ठीक है, अगर देखो एक चीज़ यहाँ पर ब्रैकेट खोल के रखा है, अगर इसमें हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे k माइनस 3 है ना, तो क्या होगा कि ये अंदर जो साइन है ना माइनस का, ये माइनस का रहेगा। यहाँ पर जैसे हमने प्लस किया नहीं होगा क्योंकि हमने ब्रैकेट में माइनस यहाँ कर रखा है। अब यहाँ पर कर देंगे c2, तो c2 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस की हो जाएगा। अब इन a1 b1 c1 की वैल्यू उठाएंगे, इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a1। ठीक है, a1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं k और a2 की जगह पे क्या लिखेंगे 12 कर देंगे, इक्वल्स टू कर देंगे b1 जो कि है 3 और यहाँ पर है हमारे पास b2 ये है k, इक्वल्स टू यहाँ पर c1 जो कि है माइनस k, ये हो गया माइनस 3 हो गया। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया माइनस k, माइनस से माइनस हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले k की वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ले लेंगे पहले हम लोग ये दोनों ले लेते हैं, k/12 इक्वल्स टू हमने कर दिया 3 यहाँ पर कर दिया k कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास k² k इंटू k कर दोगे तो k² और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 36, 12 चीज़ें क्या हो जाए 36। ओके, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 36। ये किसका होता है 6 का स्क्वायर होता है, 6 6 36, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह देखो k की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, यहाँ पर 6 निकाल लिया। अब इधर फिर से आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 3/k। ठीक है, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग k माइनस 3/, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 3k इक्वल्स टू हो जाएगा k², यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3k। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k² माइनस 3k और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर से माइनस 3, ये हो गया हमारे पास k हो गया। गॉट इट, क्या आ गया हमारे पास k² माइनस 3k और देखो ये देखो प्लस का ना इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इक्वल्स टू हम यहाँ पर इसे 0 बोल देते हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग k² 3 + 3 क्या हो जाएगा और 6 माइनस रहेगा यहाँ पर, तो 6k इक्वल्स टू हो गया 0। इसमें से हम लोग k को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल्स टू ये क्या हो गया 0 हो गया हमारे पास।
अब k उधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 6 हमारा माइनस का इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, तो k हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 होगी। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया हमें k की वैल्यू ऐसी बताओ कि अगर हम लोग उस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो जो हमारी ये इक्वेशन है ना, ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगी। तो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन कब होती है, जब हमारे पास ये कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होती है। तो हमने a1 b1 c1 a2 b1 c2 की वैल्यू निकाली और इसमें पुट किया, तो फिर हमने जब k की वैल्यू निकाली तो 6 मिली। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर इस 6 को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन 22 की बात करें तो ये कह रहा है इन द फिगर एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P सो दैट दिस एंड दिस, ये दोनों हमें क्या करना है, प्रूव करके यहाँ पर दिखाना है। बहुत सिंपल है, कह रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ABD, देखो ABD, ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला है ना, ये किसके इक्वल है, ये सिमिलर है सॉरी CBE के, C ये B है और ये इसके ये वाला एंगल सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अगर हम लोग बात करें ABD की, A ये है, B ये है, D, इसमें अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल क्या है, 90 है ना, 90। और अगर हम लोग बात करें इस वाले ट्रायंगल की, ओके, जो है हमारे पास C और BE, इसकी बात करें तो इस वाले में ये वाला एंगल क्या है, 90 है। ठीक है, देखो इस वाले एंगल की बात, ट्रायंगल की बात करेंगे तो एंगल जो D है ये 90 है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल E है ये 90, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों हमारे एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। अब 90 डिग्री के, तो इसका मतलब ये दोनों हमारे इक्वल है। अब इसे करेंगे कैसे, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। फिगर को थोड़ा सा समझ लिया, अब इसको करेंगे कैसे उसको देखो। तो हमने यहाँ पर जो भी ट्रायंगल हमें सिमिलर करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है उन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसमें कह रहा है जो ट्रायंगल है ABD है, तो यहाँ लिख दिया ABD और यहाँ ले लिया एंड ट्रायंगल लिख दिया है हमने CBE। ठीक है, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया। अब देखो जो ABD ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो हमारे पास एंगल D है इसको बोल देते हैं BDA। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल पर इक्वल हो जाएगा CEB के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल हमारे क्या हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ना इसी में ये जो एंगल B दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंगल B, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में हमारे कॉमन है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, यहाँ पर लिख देंगे कॉमन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको एक बार देख लो, यहाँ पर B कैसे कॉमन हो रहा है। अगर हम लोग ADB इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी एंगल आ रहा है ये वाला, और अगर हम लोग CEB की बात करें उसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में है ना हमारा ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो देखो ये एंगल से हमारा ये जो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा ट्रायंगल ABD, ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल के इसके CBE के। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, हो गया। यहाँ लिख दो बाई एंगल से। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट का पार्ट हो गया। अब इसी तरह हम लोग दूसरे वाले को देख लेते हैं, ये है PDC। अब देखो यहाँ पर क्या है, P, ओके, P दिख रहा है कहीं, P, हाँ ये है P, ये है D, ये है और ये C है। ठीक है, ये छोटा सा जो ट्रायंगल है ना, ये किसके सिमिलर करना, BEC के, BEC के, इस बड़े वाले ट्रायंगल के। बहुत सिंपल है। देखो फिर से अगर हम लोग PDC की बात करें तो ये देखो 90, पहले क्वेश्चन ने बता रखा ये वाला एंगल है ना, अंदर वाला जो D है ये वाला एंगल 90 है, ये वाले एंगल इस वाले ट्रायंगल में। अगर हम लोग किसकी बात करें, BEC की बात करें तो ये वाला एंगल 90, तो 90 ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये वाला एंगल C वाला, ये भी दोनों में क्या है, सिमिलर है, मतलब कॉमन है। तो हम लोग इसको कैसे लिख के दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे हमारे पास जो ट्रायंगल है, यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल है हमारे पास PDC, ये सिमिलर है किससे, ये नहीं सॉरी, पहले लिखेंगे एंड, यहाँ कर दिया ट्रायंगल BEC कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है लिखा हमने, ओके, एंगल हो गया हमारे पास, हमने लिख दिया एंगल P, ये कर दिया D, ये कर दिया C, ये एंगल,
और हमारे पास जो एंगल है बी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो एंगल सी है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, वो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कर दिया कॉमन, या फिर एंगल सी बोलोगे तो यहाँ पर ना ये पूरा एंगल आ जाएगा, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख देते हैं DCE। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं DCE। ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने ओके BCE, ओके DCP बोलेंगे यहाँ पर, ये हो गया DCP और ये हो गया हमारे पर DC, ओके सॉरी ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा हमारे पास BCE हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे। अब देखो ये भी हमारा एंगल से सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो लिखेंगे ट्रायंगल PDC, ये सिमिलर हो जाएगा किससे, ट्रायंगल BEC से बाय एंगल हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सोल्यूशन। बहुत सिंपल था ना। अब आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट वाले में, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इसी का और वाला पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE प्रूव दैट दिस। देखो यहाँ पर जो ये फिगर है ना, इस फिगर में ये दोनों हमारे पैरेलल है। जैसे कि ये देखो DE कहाँ पर है, DE ये पैरेलल है AC के, और जो DF है ना ये पैरेलल है किसके, AE के पैरेलल है। ठीक है, चलो अब इसे करेंगे कैसे उसको देखो। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE, BF कहाँ पर है, ये BF है, अपॉन हमें करना है FE इसके। ठीक है, और यहाँ पर BE हमें दिख रहा है, ये पूरा BE अपॉन कर देना हमें EC के, ये हमको क्या करना है प्रूफ करके दिखाना है। देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मगर करेंगे कैसे, देखो तो यहाँ पर जरा देखना, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल ABC की, ठीक है, A ये है, B ये है, C, इस पूरे ट्रायंगल की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है DE, देखो DE ये है ना, ये वाला ये DE ये पैरेलल किसके, AC के। ठीक है, पहले हम ये लिख लेते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास यहाँ पर, ओके ABC ले लिया हमने, ABC ले लिया। इसमें हमें गिवन है कि हमारे पास जो DE है ना, ये पैरेलल हो जाएगा AC के। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या DE ये है, अब देखो DE ये एक पैरेलल लाइन है, अब ये पैरेलल लाइन इस साइड और इस साइड को टच कर रही ना, तो जहाँ भी ये पैरेलल लाइन हमारी टच करती है किसी लाइन को, तो वो क्या होती है इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो BD है अपॉन हो जाएगा DA, है ना, जितना ये होगा उतना ये, मतलब इक्वली रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पर BD अपॉन DA हो जाएगा, और वैसे ही हमारे पास BE अपॉन हो जाएगा EC हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने BE अपॉन कर दिया हमने EC हो गया। ओके, एक बार देख लेते, BE अपॉन EC, ठीक है, और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर BD अपॉन कर दिया हमने DA। क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, ये हो कैसे रहा है, तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं। अब हमने यहाँ पर लिख दिया, लाइन ड्रॉट पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, इट्स डिवाइड द अदर साइड इज सेम रेशियो। ठीक है, इन सेम रेशियो, मतलब कि क्या हो रही है कि अगर हमारे पास जो ये लाइन है ना पैरेलल वाली, ये इस पॉइंट में टच कर रही है और इस पॉइंट में टच कर रही है, तो इनको इक्वली रेशियो में डिवाइड कर देगी और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हो गया। तो चलो ये तो हमने कर लिया। अब आगे बात आते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ क्वेश्चन ने बताया था कि जो हमारे पर DF है ना, देखो ये जो DF है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, ये AE के पैरेलल हो जाएगी। तो हम लोग इस बार ले लेते हैं ट्रायंगल AEB ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल कर दिया, यहाँ कर दिया AE, ये हो गया B, ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में हमें पता है कि हमारे पास जो DF है ये साइड पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल किसके, AE के। ठीक है, और यहाँ पर जब ये दोनों इसके पैरेलल हैं, तो यहाँ पर ना हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो, एक सेकंड देख लेते हैं, ओके ठीक है, हाँ ये जो हमारी पैरेलल है, तो हमारे पास जो DF है ना, ओके एक सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BF अपॉन हो जाएगा FE, बिल्कुल इसी स्टेटमेंट से। यहाँ लिखा हमने BF अपॉन हमने कर दिया FE, ये इक्वल हो जाएगा किसके, BD अपॉन DA के। फिर से एक बार हम आपको ये बताते हैं ये इक्वल क्यों हो रहा है।
तो इसको हमने यहाँ पर लिखा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास ये दोनों लाइन ना, देखो यहाँ पर ना जो हमारे पास DF ये लाइन पैरेलल है AE के, तो हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल लिया। अभी हमने बताया कि अगर भैया पैरेलल जो लाइन है वो हमारे ट्रायंगल को टच कर रही है, ठीक है, साइड में, तो वो क्या होगी, इक्वली रेशियो में डिवाइड कर देंगे और वो इक्वल होंगी उस साइड से वो दूसरी जगह पे जहाँ पर टच करे। देखो पहली साइड ये हो गई, इस जगह पे टच किया इसने, तो क्या हुआ, इसका ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वली रेशियो में हो जाएगा, ठीक है, रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। और ये टच कहाँ पर कर रही, इस जगह पे, तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वली रेशियो में डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर क्या करना, सिंपल सा यही जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखा हुआ है यही यहाँ पर छाप देना। ये लिखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास है दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड यहाँ पर कर दिया हमने सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिया। अब देखो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास BE अपॉन EC, ये किसके इक्वल है, BD अपॉन DA के, ठीक है। अब ये जो BF अपॉन FE है ना, ये भी किसके इक्वल है, BD अपॉन DA के, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों ना आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे BE और यहाँ पर आ गया हमारे पास EC इक्वल्स टू कर दिया हमने BF अपॉन कर दिया हमने FE कर दिया। क्लियर हो गया इतनी बात। तो BE अपॉन EC इक्वल्स टू हो जाएगा BF अपॉन FE, ये हो जाएगा हमारे पास और यही हमको प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सॉल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जनाब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखो बहुत सिंपल, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके फिगर को बनाएंगे, ठीक है, फिर बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हो रहा है कि भैया हमारे पास दो सर्कल है और उनका जो हमारा सेंटर है, उन सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, कॉमन है, मतलब सेम है। एक जैसे हमने सर्कल ये बना दिया, ठीक है, दूसरा हमने सर्कल यहाँ पर ये बना दिया, ये दोनों हमने सर्कल बना दिए और इन दोनों का जो सर्कल का सेंटर है ना वो सेम है, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर है। अब क्वेश्चन है क्या क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, ऑफ द लार्जर सर्कल। देखो ये हमारी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, ये क्या है, ये कॉर्ड है। मगर अगर हम लोग बड़े वाले सर्कल की बात करेंगे तो ये कॉर्ड है, ठीक है, और अगर हम लोग इसको छोटे वाले सर्कल की लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी टेंजेंट हो जाएगी। समझना इसको, अगर हम लोग बड़े वाले सर्कल की बात करेंगे तो ये कॉर्ड है, अगर छोटे वाले सर्कल की बात करेंगे तो ये टेंजेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि जो हमारे पास रेडियाई है, किसका, रेडियाई है छोटे वाले सर्कल का, वो कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है। और जो हमारे पास बड़े हो गए द रेडियाई ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले सर्कल का 3 होगा, जाहिर सी बात है, और बड़े वाले सर्कल का क्या होगा, 5 होगा। ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया, ये फिगर समझ में आ गया। देखो पूरा खेल फिगर का ही है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ये भैया कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड की लेंथ बताओ। तो अगर इसको ध्यान से देखें, इस कॉर्ड को अगर इसकी हम नेमिंग कर दे तो इसको बोल देते हैं A, इसको बोल दिया हमने P और इसको बोल दिया ये हो गया B, ठीक है, ये हो गया O। अब ये क्या हो रही है, ये रेडियस है। अब रेडियस क्या हो रही है, टेंजेंट को टच कर रही है, क्या कर रही है, टेंजेंट को टच कर रही है। तो क्या हो रहा है कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है। किसका बना रही है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का ये एंगल बने तो इसका मतलब ये हो रहा है कि OAP ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड पता होती है और तीसरी साइड हमें फाइंड करनी होती है, तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे ना। तो ये जो हमारी पूरी है, ठीक है, और ये इसकी हाफ है, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी। मान लो ये 2 होगी तो ये भी हमारी क्या होगी, 2 होगी। तो जितनी ये होगी, जितनी हम लोग ये फाइंड कर लेंगे उतनी ये हो जाएगी, तो हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी इस कॉर्ड की। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो अब इससे हम लोग करते हैं, अब करेंगे कैसे उसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास, पहले हम बता देते हैं
ओके, क्वेश्चन नंबर है ये 23। इसको समझना, यहाँ पर जो AP है ये पूरा AP है ना, इस AP की बात कर रहे हैं। ये AP बराबर होगा किसके, ये हो जाएगा बराबर PB के, यहाँ कर दिया PB के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो हमारी रेडियस है टेंजेंट को टच कर रही है, तो ये क्या हो रही है 90 डिग्री, और ये इक्वली पार्ट में हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाती है। क्लियर हो गया। तो AP बराबर होगा PB के। अब इन दोनों में से कोई भी एक निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। मतलब कि हम लोग ये वाला निकालने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया OPA, इस ट्रायंगल में यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल OPA बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी हमारे OA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OP स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने AP, ये कर दिया स्क्वायर। अब OA क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो OP है ना, ये कितना है हमारे पास, OP है 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास AP स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 का होगा 9 प्लस का इधर आ जाएगा तो -9 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AP स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आएगा यहाँ पर 16, और यहाँ पर हो गया हमारे पास AP स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर √16 हो गया, इक्वल्स टू हो गया AP, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AP। तो 4 हमें क्या मिल गया, AP 4 मिल गया, ठीक है। तो हमने बताया था कि भैया जितना AP होगा उतना ही PB होगा। ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 4 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो AB होगा, AB इक्वल्स टू AP प्लस हमने कर दिया PB, ओके। तो AP हमारा क्या है, AP हमारे पास 4 है, तो भाई साहब PB भी हमारा क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि AP 4 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 4 होगा। ये 4 कर दिया तो ये हो जाएगा 4 + 4 8, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ईजी, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज़, ओके, ये हमारे पास, या फिर इसको ऐसे समझ लो, कंफ्यूज हो रहे होगे यहाँ पर, ये आपस में इक्वल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये समझो कि ये एक परपेंडिकुलर है ना। जब भी हमारा परपेंडिकुलर बनता है तो ये जितना पार्ट ये होगा उतना यही होता है, ये आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल है ये तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की। मैं तो ये कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट दिस, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर cot थीटा में दे दिया गया है। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cot थीटा का फॉर्मूला B/P होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं। चलो क्वेश्चन 24 है ना, और इसमें दिया गया हमें cot, ये कर दिया थीटा इक्वल्स टू 7/8 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया फिगर बना दिया, और यहाँ कह दिया ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, और इसको बोल दिया C, और इसको मान लिया ये हमारे पास थीटा। गॉट इट। अब हमें पता है ये क्या है, ये बेस होगा, ठीक है, ये हाइपोटेनस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा ना। अब cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये बेस है BC है ना, BC हमारा क्या होगा, 7 होगा। अब 7 के साथ इसको हम लोग K में मानते हैं, 7 हम लोग K हमारा कोई भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, अब ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारे पास कहाँ पर दिख रहा है, ये AB दिख रहा है, और ये कितना है हमारे पास 8, तो इसको हमने बोल दिया ये हमारे पास 8K है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये देखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हमारा बेस था, ठीक है। यहाँ पर बेस कितना है, 7 है, तो 7K किया। परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, तो यहाँ पर हमने 8K यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा दिख रहा है ना। अब साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, यहाँ कर दिया हमने थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, ये होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें हाइपोटेनस का पता होना ज़रूरी है, AC का, AC साइड का पता होना ज़रूरी है। हमें अभी पता नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पर कि जब कभी भी हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है, तीसरी फाइंड करनी है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल
ओके, यहाँ लिख दिया हमने इन, यहाँ हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या होगी, ये होगी हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। अब AC हमारे पास क्या है पता है, नहीं ना, AC तो हमें फाइंड करना, तो AC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिखो, और AB हमें पता है ये 8 है, तो यहाँ पर 8 के यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर, प्लस BC क्या है यहाँ पर 7 के, तो यहाँ पर हो गया 7 के, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, 8 के स्क्वायर मतलब 8 8 64, यहाँ पर हो गया हमारे पास के स्क्वायर, प्लस 7 7 49, और यहाँ पर हो गया हमारे पास के स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हमारे पास AC स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हमने AC स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 कैरी 1 10 और 13, है ना। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा के, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पर AC स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में 113 और के हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, AC हमें मिला रूट 113 के मिल गया। ठीक है, चलो हमें AC मिल चुका है, यहाँ पर लिख देते हैं 113 और यहाँ पर रूट कर दिया के। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है ना, बस इसकी जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो देखो कैसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस है यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है, और क्या हमारे पास 1 माइनस है साइन थीटा, तो ये भी हमने लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस ये क्या है कॉस थीटा है। गॉट इट, इतना हो गया। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सोचो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 माइनस ओके साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये बताओ कैसे क्यों लिख रहे हैं, बताओ, बहुत सिंपल है। अब ये हमें आप कमेंट करके बताओ। तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस इसमें हमें क्या करना, वैल्यू पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, फॉर्मूला होगा P अपॉन H। P हमारे पास क्या है 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, और यहाँ पर H हमारे पास क्या होगा रूट 113, यहाँ पर देखो K यहाँ पर है, K यहाँ पर, K से K पहले कैंसिल कर दो, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर कर दो स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ, फिर से यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर कॉस थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू क्या होगी P अपॉन H, सॉरी B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारे पास 7 है, हाइपोटेनस है हमारे पास 113, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7/113, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, K नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि कैंसिल हो जाना है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 8 8 होगा 64, और यहाँ पर आ जाएगा 113 हो जाएगा, और सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस 7 7 49, और यहाँ पर आ जाएगा 113 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64, यहाँ कर दिया 113 माइनस 64 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 113 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस 49, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 113 हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ओके 13 है, और अगर हम लोग 4 करेंगे तो 639 आ जाएगा, मतलब 49 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 49 बाई यहाँ पर कर दिया हमने, इसको चाहो तो डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर दो, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 49 यहाँ आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर 49/64 इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर, ठीक है ना। कितना सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 24 है हो गया, अब 25 की बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 कितना सिंपल है, ये बस एक फॉर्मूला लगाते ही कंप्लीट हो जाएगा। ये कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के पेरीमीटर हमें यहाँ पर निकालना है ऑफ अ सर्कल। देखो इसको फिगर को समझो, यहाँ पर हमने सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। अब देखो यहाँ पर मान लो इतना, ये हमने फिगर बना दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे, इतने पार्ट का,
है ना। क्या कह रहा है, क्वाड्रेंट की बात करना, तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। अब ये पेरीमीटर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, इस सर्कल का फोर्थ पार्ट है ना। इसको ऐसे बना लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या 1/4 पार्ट है ना। तो यहाँ पर पेरीमीटर का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 2r। 2r मतलब क्या हो रहा है, एक ये हमारी रेडियस हो रही है और एक ये रेडियस हो रही है, प्लस 1/4। 1/4 क्या है, इस सर्कल का ये 1/4 पार्ट है, ठीक है, इनटू 2πr नॉर्मल है, 2πr कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2 लिखा, रेडियस हमें गिवन है कितनी 14, तो यहाँ पर हमने 14 कर दिया, प्लस कर दिया 1/2 इंटू यहाँ पर 2, ओके, और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 बाई यहाँ पर 7 हो गई, और यहाँ पर रेडियस हमारे पास कितनी है 14 है। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से हमारा ये 2 कैंसिल, ओके। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 44, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 44, और यहाँ पर इंटू कर दिया हमने 14 कर दिया। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, क्या होगा, ऐसे नहीं, ये देखो बीच में प्लस लिख रखा है ना, तो ऐसे तो नहीं कटने वाला, ये गलत कर दिया था। फिर से देखते हैं, इसमें फिर से वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 14 लिखा हमने, यहाँ कर दिया हमने प्लस, यहाँ कर दिया 1/4 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 2, और यहाँ पर पाई की जगह पे कर दिया 22/7 कर दिया, और इंटू यहाँ पर कर दिया हमने 14 कर दिया। 7 से चला गया 2 टाइम हो गया ये, ठीक है, और इसको हमने इससे कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया 2, और इससे कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 11। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 22, और इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल। तो ये हो गया क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक बार और इसको समझ लो, देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। अब ये हमारा क्या है, इसका क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, इतना पार्ट ये मानो क्वाड्रेंट है। अब ये जो इतना पार्ट हमारा क्वाड्रेंट है, ये इस सर्कल का 1/4 पार्ट है ना, तो 1/4 पार्ट हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पर देखो 1 पाई ये 1 पाई ये, तो 2 पाई है ना, 2r, सॉरी ये रेडियस ये है, रेडियस ये है, तो यहाँ पर 2 रेडियस हो गया, और यहाँ पर 2πr कर दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इसका मिल गया हमें सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी का हम लोग देखते हैं और वाला पार्ट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला पार्ट है, ये कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडिया 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या किया है कि भैया डायमीटर निकालो, किसका, सर्कल का। अब देखो जिस सर्कल का डायमीटर निकालना है उसका जो एरिया है वो दूसरे 2 सर्कल के एरिया के बराबर है। समझ रहे हो ना, नहीं समझे, देखो इसके फिगर से समझोगे। यहाँ पर मान लो हमें इस वाले सर्कल का डायमीटर निकालना है, ये सर्कल का सेंटर है, इसका हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो क्वेश्चन ने हमें बताया कि इसका जो एरिया है वो बराबर है दूसरे 2 सर्कल के एरिया से। तो यहाँ पर जो दूसरे 2 सर्कल हैं उसकी रेडियाई दे दी गई, जैसे कि इसकी दे दी गई 24 और इसकी दे दी गई है हमें 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये करेंगे कैसे, अब उसको देख लो, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेडियस निकालना होगा, और रेडियस निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इनकी एरिया से, मतलब रेडियस निकालेंगे कैसे, इनकी एरिया की हेल्प से हम लोग निकालेंगे रेडियस। तो देखो कैसे, अगर इस सर्कल की बात करें तो भैया इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ दिस सर्कल इक्वल हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसको मान लेते हैं एरिया ऑफ A1 और इसको बोल देते हैं एरिया ऑफ A2, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के एरिया के बराबर है ये वाला सर्कल। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा A इक्वल्स टू A1। A1 फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर, पाई यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर 1 कर दो, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 कर दो। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू मत लिखो, यहाँ पर पाई को कॉमन ले लो, यहाँ पर हो जाएगा R1 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर लिखा हमने, और इसका भी हम लोग एरिया लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई हमारा कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बचा हमारे पास आर स्क्वायर 1 वाला, आर स्क्वायर 2 वाला। तो आर स्क्वायर देखो इसका कितना था, 24 था, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 24 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, मतलब रेडियस। अब इसकी रेडियस कितनी 7 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है,
576 और 7 का होता है 49, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हमने आर स्क्वायर, और ये भी हो गया हमारे पास आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 625 किसका स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा भाई साहब, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 25 का। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 25। तो रेडियस यहाँ पर मिल गई हमें 25 मिल गए। अब हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। तो यहाँ लिखा 2 × r हो गया 25, और ये हमें मिल गया यहाँ पर 50। क्या मिल गया हमें, 50 मिल गया। तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर इस वाले सर्कल का हमारा डायमीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से एक बार देखो, क्वेश्चन ने कहा था कि ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का डायमीटर बताओ, और कहा था इस सर्कल का जो एरिया है वो बराबर है 2 सर्कल से, जिसमें से एक सर्कल की जो रेडियस है 24, दूसरे वाले की 7 है। तो हमने क्या किया, इसकी एरिया निकाली और इन दोनों की एरिया निकाल के ऐड कर दिया, तो हमें रेडियस मिल गया। और हमें पता है डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है, तो डायमीटर हमें मिल गया 50 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो सेक्शन जो बी था ना, कितने इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो यहाँ पर जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है ये है 26।